So the only topic which is left is social security. You remember what I told about social security in last class? Anyone remember? What is social security? लेबर वेलफेयर में भी डिस्कशन हुआ था, किसी को याद रहा? वेरी गुड. लेबर का सिक्योरिटी मैम जो लेबर के हित में बात बताई गई है. क्या? मैम लेबर का जॉब सिक्योरिटी लाइक हो गया, उसका जॉब ना चला जाए, उसके मतलब हेल्थ का मैम मतलब कुछ ऐसा. जॉब ना चला जाए वाला ऑप्शन नहीं था, मतलब कि जब हम कमा रहे हैं, सबकी सिचुएशन ठीक है, तब तो आ ही रहा है इनकम. लेकिन कभी एडवर्स कंडीशन अगर आ जाए, तो उस एडवर्स कंडीशन में हमारे लिए क्या सिक्योरिटी अवेलेबल है, एम्प्लॉयज के लिए क्या सिक्योरिटी अवेलेबल है. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सोशल सिक्योरिटी में. सोशल सिक्योरिटी यानी कितना सिक्योर है आपका जॉब. कल को अगर मैं मान लीजिए ओल्ड एज में जा रहे हैं, मतलब ग्रेजुअली जाएंगे ही, उस वक्त हम काम करने में सक्षम नहीं होंगे, तो उस वक्त के लिए आपके लिए क्या ऑप्शन है, क्या बेनिफिट आप दे रहे हैं. इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट कभी अगर हो गया, जॉब छूट गया, तब आप क्या बेनिफिट दे रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा कभी सिकनेस वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, तब क्या बेनिफिट दे रहे हैं. मैटरनिटी हो गया तो फिर क्या बेनिफिट दे रहे हैं. तो यानी एडवर्स सिचुएशन में, ठीक है, या कोई सर्टेन रिस्क या कंटिजेंसी जब आती है, तब व्हाट ऑप्शन यू आर गिविंग, व्हाट बेनिफिट यू आर गिविंग टू योर एम्प्लॉय, दैट ऑल थिंग विल कम इन सोशल सिक्योरिटी. ऑलराइट. So social security is a dynamic concept which is considered in all advanced country in the world as an indispensable chapter of the national program. With the development of the idea of the welfare state, okay, India is a welfare state, it has been considered to be most essential for industrial worker. जैसा हम लोग लेबर वेलफेयर में भी देखे थे कि ग्रेजुअली लेबर के लिए कंसर्न बढ़ना शुरू हो गया है, एम्प्लॉयज के लिए कंसर्न बढ़ना शुरू हो गया है. एम्प्लॉयर ज्यादा सोचते हैं अब एम्प्लॉयज के बारे में, क्योंकि उनको रिटेन करना होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होता है. ठीक है, तो क्या है सोशल सिक्योरिटी? इज दैट सिक्योरिटी विच द सोसाइटी फर्निशेस थ्रू एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट सर्टेन रिस्क और कंटिजेंसीज. ठीक है, कंटिजेंसी यानी कोई एडवर्स सिचुएशन, ठीक है, टू विच इट्स मेंबर आर एक्सपोज्ड, एंड ऑब्वियसली वी आर एक्सपोज्ड फ्रॉम मेनी रिस्क. ठीक है, हम लोग के सामने बहुत सारा रिस्क आते रहता है. बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, तो हम लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव लाइफ में होगा ही होगा. हमेशा हम एक जैसा काम करते रहे, इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, तो उस एडवर्स कंडीशन में क्या क्या सिक्योरिटी एज एन एम्प्लॉयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दीज रिस्क आर एसेंशियली कंटिजेंसी अगेंस्ट विच द इंडिविजुअल कैन नॉट अफोर्ड बाय हिज स्मॉल मीन्स. ठीक है, जो ये रिस्क जब आता है, तो जो भी मिडिल क्लास फैमिली होते हैं जिसका स्मॉल मीन्स है, स्मॉल मीन्स कहने का मतलब मिडिल क्लास फैमिली जितने भी लोग हैं वो नहीं पूरा कर पाते हैं. जैसे मान लीजिए कभी देखते होंगे किसी को, अगर को मतलब किसी के सामने कुछ हुआ अगर होगा, तो पता होगा कि कितना खर्चा होता है. अगर नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया कि या फिर हम हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो वो सारे केस में कितना खर्चा हो जाता है, होता है ना. तो ये सब मिडिल क्लास फैमिली कमाने वाले जितने लोग हैं, नॉर्मल जिसका रिसोर्स है, वो पूरा करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो उन सब के लिए ये सिचुएशन या ये बेनिफिट दिया जाता है, एंड बाय हिज एबिलिटी और फॉरसाइट अलोन. ठीक है, और सर्टेन डेफिनेशन इज गिवन बाय मेनी स्कॉलर. सी फर्स्ट वन इज ILO, ये ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तो सोशल सिक्योरिटी के बारे में ये क्या डिफाइन कर रहे हैं? इज द सिक्योरिटी दैट सोसाइटी फर्निशेस through appropriate organization against certain risks to which its members are exposed. These risks are essentially contingencies against which the individual of small means cannot effectively provide by his own ability or foresight alone, or even in private combination with his fellows. कहने का मतलब ये जस्ट ऊपर जो डेफिनेशन था वही सेम डेफिनेशन है कि सोशल सिक्योरिटी का ऐसा सिक्योरिटी है जो आपको सोसाइटी प्रोवाइड करती है. किसके थ्रू? अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. जब आपका एम्प्लॉय किसी सर्टेन रिस्क से एक्सपोज होता है और वो सर्टेन रिस्क वो अकेला पूरा नहीं कर पाता है, या फिर प्राइवेटली किसी के साथ मिलकर के भी वो पूरा नहीं कर पाएगा, इसके लिए ये सोशल सिक्योरिटी दिया जाता है. सो दीज रिस्क बीइंग सिकनेस, ठीक है, वो रिस्क क्या क्या है वो यहाँ पे मेंशन्ड है.
सिकनेस हो गया, मैटरनिटी हो गया, इनवैलिडिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इनवैलिडिटी? इनवैलिडिटी कहने का मतलब जब हम काम करने योग्य नहीं है, कुछ भी वैसा हो गया, ठीक है, जो हम काम करने योग्य नहीं रहे, दैट इज इनवैलिडिटी। मैम अपाहिज हो ना? एक्सपायर हो गया मैम ये। कुछ भी हो सकता है इसमें, आप अपाहिज हो गए या मान लीजिए टोटली डिसेबल हो गए या पार्शियल डिसेबल हो गए, ठीक है, वो सारा इनवैलिडिटी में आ जाएगा कि हम काम करने योग्य अब रहे ही नहीं, ठीक है। उस केस में आप क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? ओल्ड एज, डेथ, ठीक है, ये सब आपका हो जाएगा रिस्क। It is the characteristics of these contingencies that they impair the ability of working man to support himself or his dependent, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एम्प्लॉय का नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, उनके डिपेंडेंट का भी कंसिडरेशन हो रहा है कि डिपेंडेंट इन हेल्थ एंड डिसेंसीज। तो ये सारा आपको बेनिफिट मिलता है सोशल सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। यानी एडवर्स कंडीशन में जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो सब आ जाएगा इसके अंदर। देखिए वेलफेयर में हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे लेबर वेलफेयर में वो काम करते वक्त भी और क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, और जब हम काम करने लायक नहीं है तब जो फैसिलिटी दे रहे हैं, दैट इज सोशल सिक्योरिटी। ऑलराइट, यस मैम। अब आ जाइए और एक डेफिनेशन है विलियम बेवरेज का है, इट मींस द सिक्योरिटी ऑफ एन इनकम, ठीक है। इट इज अ सिक्योरिटी ऑफ एन इनकम टू टेक द प्लेस ऑफ अर्निंग व्हेन दे आर इंटरप्टेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वही सेम चीज है लेकिन वर्ड डिफरेंट हुआ है। क्या चीज है कि एक तरीके से एक और इनकम जनरेट करने का एक जरिया है, क्योंकि जो कमाने वाले हैं वो कल को कमा पाए नहीं कमा पाए, लेकिन हमारी जरूरतें या फैमिली की जरूरतें तो रहेगी है ना। क्या करेंगे? खाना नहीं खाएंगे, घर पे रहना नहीं होगा, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम है जो कि नहीं होगा, चाहे एम्प्लॉयमेंट रहे या नहीं एम्प्लॉयमेंट रहे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ मीन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एन इनकम, ठीक है। और जो अर्निंग मेंबर है उसका एक जगह लेने का ये जरिया है। व्हेन दे आर इंटरप्टेड, मतलब वो कमाने योग्य जब नहीं हो रहा है, बाय अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस और एक्सीडेंट, टू प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट थ्रू ओल्ड एज, टू प्रोवाइड अगेंस्ट लॉस ऑफ सपोर्ट बाय डेथ ऑफ अनदर पर्सन, टू मीट एक्सेप्शनल एक्सपेंडिचर। तो ये सारा आ जाएगा आपका सोशल सिक्योरिटी के अंदर। फाइन, उसके अलावा 2-3 डेफिनेशन तो कर ही लेंगे आप, 3 डेफिनेशन कम से कम आपको करना है, और सारी डेफिनेशन से फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला गया है सोशल सिक्योरिटी का, या ऑब्जेक्टिव बोल लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे नंबर 1 इज सोशल सिक्योरिटी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी क्या है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो इंश्योर करता है आपका सोशल, मतलब समाज में आपका एक जस्टिस मिले, और इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियली आपका बेटरमेंट हो। All right. Second one is in a welfare state, social security is an essential part of public policy. All right. It is an essential part of public policy. Public policy मतलब क्या? Government DPSP, Directive Principle of State Policy. ठीक है। Constitution, Fundamental Right और Directive Principle के बारे में जानते हैं? कोई आइडिया? Fundamental Rights पता है? नो मैम। फंडामेंटल राइट्स अपना क्या है वो नहीं पता। ये कह सकते हैं कि हम कंपनी की जो पॉलिसीज होते हैं अपने, जो अपने राइट्स होते हैं, जैसे हमने अपने फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में बताया था कि मेंबर से हट के कंपनी के भी कुछ अपने राइट्स होते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स, सर्टेन राइट्स सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया गया है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स में आ जाएगा। और डीपीएसपी में क्या दिया हुआ है कि डीपीएसपी में एक सर्टेन गाइडलाइन दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर जो भी गवर्नमेंट वहां पे होंगे, पावर में होंगे, उनको वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही अपना पॉलिसी बनाना होगा। लाइक कुछ चीजें अगर मैं बताऊं डीपीएसपी में, लाइक 6 साल तक के बच्चों का फ्री एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात हुआ है कि वुमेन और चिल्ड्रन को आप किसी हजारियस काम में प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा आपका और जैसे बात करूं, जैसे गांधीयन प्रिंसिपल में दिया हुआ है काउ स्लॉटरिंग वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है। आपके कॉटेज इंडस्ट्री, खादी इंडस्ट्री, इन सब के डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारा चीज वही बोला जा रहा है कि इन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो लिखा हुआ है उसमें ये शायद मैंने इंक्लूड किया है। लाइन क्या लिखा हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये रहा देखिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट शैल विद इन लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, ठीक है। स्टेट यानी यहाँ पे मतलब है गवर्नमेंट से। स्टेट का डेफिनेशन
आर्टिकल 12 और ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, ठीक है, कि सारे जितनी भी गवर्नमेंट होगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, ठीक है, सब आ जाता है आपका स्टेट के अंदर, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्टेट शैल विदिन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, मतलब जितना उसकी क्षमता है, एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन सिक्योरिंग द राइट ऑफ वर्कर, यानी अपनी क्षमता के अंदर वो अपनी सिक्योर मतलब वर्कर की सिक्योरिटी को और उसके डेवलपमेंट के लिए मतलब पूरा प्रयास करेगा, ठीक है। और इसके अलावा वर्क है, टू एजुकेशन है, टू पब्लिक असिस्टेंस है इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट एंड अदर केसेस ऑफ अनसर्व्ड वांट्स, ठीक है। ये आर्टिकल 41 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो इस वजह से इसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए सर्टेन एक्ट के थ्रू इसको पूरा किया जाता है। एक्ट क्या क्या हो गया, जैसे आपका वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, ठीक है, ये सब एक्ट के थ्रू आपको इंश्योर करता है, ये सब आपको मिले, ऑलराइट। और इसके अलावा इसको 3 बेनिफिट में डिवाइड किया गया है, देखिए यहाँ पे, जनरली सोशल सिक्योरिटी स्कीम आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो टाइप में क्या क्या आ गया, सबसे नंबर 1 है सोशल इंश्योरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इंश्योरेंस? एक्चुअली वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे मैंने आपको पीएफ के बारे में बताया, तो पीएफ में क्या होता है, सर्टेन आपका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय तो करते ही, उनके सैलरी से कटता है कुछ अमाउंट, और उतना ही कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर भी करेंगे, ठीक है। तो दोनों अमाउंट जमा होगा और प्लस उसके ऊपर लगभग 12% का इंटरेस्ट मिलता है, जो टाइम टू टाइम वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा कि अब पीएफ में एम्प्लॉयर कितना परसेंट दे रहे हैं एक्स्ट्रा। तो सोचिए, जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं प्लस एम्प्लॉयर दे रहे हैं, प्लस उस पर इंटरेस्ट जुड़ रहा है, तो मिल करके हो रहा है ना आपकी सिक्योरिटी या एडवर्स सिचुएशन के लिए वो काम में आएगा कि नहीं, एक मोटा रकम हो जाएगा कि नहीं, है ना। ये चीज यहाँ सोशल इंश्योरेंस का कहने का मतलब क्या हुआ, अंडर सोशल इंश्योरेंस वर्कर एंड एम्प्लॉयर, ठीक है, वर्कर एंड एम्प्लॉयर, यहाँ वर्कर मतलब एम्प्लॉय भी है, सिर्फ लेबरर्स नहीं, वर्कर और एम्प्लॉयर, यानी जो आपको जॉब दे रहे हैं, जो आपसे काम करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो अपना एक पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन करती है टू अ फंड विद और विदाउट अ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट चाहे तो किसी में देती है सब्सिडी, किसी में नहीं देती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो कंट्रीब्यूटरी अमाउंट होता है, that will come in social insurance. Out of these contribution, benefits are provided to a contributories necessary for satisfying wants during old age. अब देखिए, जब एडवर्स कंडीशन आया तो वो मोटा रकम निकालने का आपके पास अथॉरिटी है, आप निकाल लीजिए। वो ओल्ड एज में चाहे आप काम करें, सिकनेस में काम करें, अनएम्प्लॉयमेंट में काम हो, या अदर किसी कंटिजेंसी में काम आए, ठीक है, तो वो आ जाएगा सोशल इंश्योरेंस के अंदर। अब कुछ बेनिफिट होता है जो नॉन कंट्रीब्यूटरी होता है, मतलब आप कंट्रीब्यूट एज एन एम्प्लॉय आप कंट्रीब्यूट करें ना करें, ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है सर्टेन आपका एलिजिबिलिटी, अगर आप फॉलो करते हैं तो, ठीक है, फुलफिल करते हैं तो। अब वो सोशल असिस्टेंस क्या क्या हो गया, इंक्लूड सोशल असिस्टेंस इंक्लूड नॉन कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, मदर, द एज, डिसेबल्ड एंड अदर लाइक द अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये सारे केस में जैसे पेंशन हो गया, ठीक है, फिर मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, ये सारा क्या हो गया, ये नॉन कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट है, ठीक है। Under this scheme, the government provide benefit to person of small mean in sufficient quantity as that their minimum standard of needs could be satisfied. अब ये मिनिमम स्टैंडर्ड जो आप हर जगह देख रहे हैं, लेबर वेलफेयर में भी यू सॉल्व मिनिमम स्टैंडर्ड, ठीक है, फिर यहाँ सोशल सिक्योरिटी में यू आर सीइंग मिनिमम स्टैंडर्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस मिनिमम स्टैंडर्ड, किसको हम मिनिमम स्टैंडर्ड कंसीडर करेंगे, तो इसको डिफाइन किया गया है आपका सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन नंबर 102 में ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या है मिनिमम स्टैंडर्ड, इट विल कम मेडिकल केयर, sickness benefit, old age and retirement benefit, employment injury benefit. Now what do you mean by employment injury benefit, Sumit? मैम लाइक एक्सीडेंट हो गया, जॉब के वक्त अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, आप जॉब करते करते वो काम पर्टिकुलर करते करते सर्टेन इंजरी अगर हो गया, ठीक है, हाथ कट गया या जब कंपनी में कुछ हादसा हो गया, कंपनी काम करते करते आपको काम की वजह से वो प्रॉब्लम हुआ, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट के अंदर, ठीक है। फिर फैमिली बेनिफिट हो गया, फैमिली बेनिफिट में जो पेंशन वगैरह है वो सब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप और डिपेंड, अगर डेथ के बाद जो डिपेंडेंट को बेनिफिट मिलता है वो आ जाएगा, तो इससे क्या हो रहा है, फैमिली को ट्रांसफर हो रहा है ना,
कोई भी Yes, ma'am. बेनिफिट जब फैमिली को ट्रांसफर हो जाए तो वो सब आ जाएगा फैमिली बेनिफिट के अंदर। ठीक है, अब जैसे मेडिकल है तो बहुत कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय का तो मेडिकल बेनिफिट तो होता ही है, इसके अलावा उनके फैमिली मेंबर को भी कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो वो लोग भी कवर्ड रहते हैं, तो वो भी अगेन फैमिली बेनिफिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, इनवैलिडिटी बेनिफिट हो गया। ठीक है, इनवैलिडिटी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि बेनिफिट पे टू अ पर्सन। हाँ, मैटरनिटी क्या हो? मैटरनिटी प्रेग्नेंट वुमेन को बेनिफिट जो मिलता है, जब कोई वुमेन अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनका फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, या हेल्थ सबका बेहतर नहीं हो पाता है कि वो एम्प्लॉयमेंट करे, वो जॉब पे जा सके, तो उस वक्त क्या करिएगा, पेमेंट नहीं दीजिएगा? ऑब्वियसली नहीं। यही सोशल सिक्योरिटी में आता है कि अगर आप मतलब तबीयत सही नहीं है, इवन बेबी के बर्थ के बाद भी सर्टेन बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, लगभग 26 वीक के लिए आपको पेड लीव मिलता है इसमें मैटरनिटी में। ऑलराइट, पहले 12 वीक था, अब 26 वीक हो चुका है। ठीक है, तो वो बेनिफिट जो वुमेन को मिलता है उसको हम मैटरनिटी बोलते हैं। और अब इसमें एडिशन हुआ है, मेल को भी सर्टेन बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मेल को जो बेनिफिट मिलता है उसको हम लोग पैटर्निटी बेनिफिट बोलते हैं। ठीक है, तो पैटर्नल बेनिफिट जो मिलता है वो जो फादर, जो वुड बी फादर है, या ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा मिलता है बर्थ के बाद ही पैटर्नल बेनिफिट, तो वो मेल को मिलता है। ठीक है, तो वुमेन के केस में हम बोलेंगे मैटरनिटी बेनिफिट, मेल के केस में हम लोग बोलेंगे पेरेंटल बेनिफिट। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट वन इज सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट क्या हुआ, जो डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट को जो बेनिफिट मिल रहा है डेथ के बाद, ठीक है, डेथ के बाद जो बेनिफिट मिल रहा है तो वो सर्वाइवल बेनिफिट कहलाएगा। सर्वाइवल क्यों, कि डेथ के बाद जो सर्वाइवल, जो डिपेंडेंट आपके बच गए, ठीक है, उनको जो बेनिफिट मिल रहा है, दैट्स व्हाई सर्वाइवल बेनिफिट। ऑलराइट, तो इतना कम से कम आपको सिक्योर करना ही करना होगा अपने एम्प्लॉयज को। ऑलराइट, तो ये सब आ जाएगा मिनिमम स्टैंडर्ड के अंदर। ऑलराइट, फिर पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक सर्विस में हो गया कि गवर्नमेंट सर्टेन रेवेन्यू जनरेट करके आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे पब्लिक सर्विस प्रोग्राम आर यूजुअली फाइनेंस डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स जनरल रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट और सर्विस टू एवरी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी फॉलिंग विद इन डिफाइंड कैटेगरी। ठीक है, कि सर्टेन कैटेगरी के अंदर जो भी लाई करेगा उसको सर्टेन बेनिफिट मिलता है, जैसे नेशनल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, तो ये सर्विस किस चीज के लिए, हर पर्सन के मेडिकल बेनिफिट के लिए। फिर ओल्ड एज के लिए कुछ प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, पेंशन के लिए, सर्वाइवल पेंशन के लिए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डायरेक्टली अगर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट तो वो पब्लिक सर्विस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। अब तक हम लोग क्या देखे, द डेफिनेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, what are the minimum standard according to ILO Convention 102, और क्या देखे हम लोग, we saw characteristics और सोशल सिक्योरिटी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर इसके अलावा हम लोग सोशल इंश्योरेंस, सोशल असिस्टेंस, पब्लिक सर्विस, ये सारा देखे, यानी टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी देखे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम टिल हियर in understanding any of the term? No. What is invalidity, Vishwajit? मैम इसमें गारंटी नहीं होता है, इनवैलिडिटी होता है। जिसमें गारंटी नहीं होता दैट इज इनवैलिडिटी। वेरी गुड। सृष्टि? मैम वो अनेबल रहता है 6 मंथ, उसको भी पे करना पड़ता है अगर वो इलनेस के लिए। मैम जब और कोई बोल सकते हैं? यस मैम। यस मैम, मैं आई। यस मैम। मैम जब वो काम करने के लिए योग्य नहीं होता है उस टाइम, अगर कुछ उसके साथ कुछ इंजरी हो गया या कुछ हो गया तो उस टाइम। ठीक है, दैट विल कम इन इनवैलिडिटी। अब देखिए, जो लॉ की मैं बात कर रही थी, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी लॉज आर गिवन बिलो। अब ये लॉ से ही क्वेश्चन ज्यादातर आपको आने का चांसेस है। फर्स्ट वन इज वर्कमेन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। So this is the first act which was passed for social security. सोच लीजिए 1923 में ही पास हो गया था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो अब सोचिए अभी हो रहा है 2021, ठीक है, तो 2021 में नो डाउट बहुत सारा और चेंजेस वगैरह हुआ है इसमें। पहला तो चेंजेस इसके नाम के साथ ही हुआ है,
ठीक है, अब ये वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से नहीं जाना जाता है, अब ये एम्प्लॉइज कंपनसेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट। तो दोनों में से कोई भी नाम बोला जा सकता है, आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए है? कंपनसेशन में देखिए इस एक्ट के अंदर 4 शेड्यूल है टोटल, 4 schedules are given in this act. All right, first one is schedule 1, 2, 3, 4. It's given over here. See, schedule 1 में क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए अंगूठा कट गया तो कितना कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, मतलब 100% डिसेबलमेंट कितना मिलेगा, 60% डिसेबलमेंट में कितना मिलेगा, 30% डिसेबलमेंट में कितना मिलेगा, इस तरीके से पूरा लिस्ट है शेड्यूल 1 में दिया हुआ। ठीक है, जैसे अंगूठा कट गया तो चलिए अंगूठा कट गया तो आप 60% माना जाता है, क्योंकि अंगूठा एक एसेंशियल पार्ट है आपके हाथ का। अंगूठा अगर नहीं रहेगा तो आप पकड़ने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है 60% आप डिसेबल हो गए। नाउ इज इट स्टेबल? नाउ लेट मी नो, अभी बताइए। ठीक है, यस मैम। मैंने कहा कि शेड्यूल 1 में कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है, इसी तरीके से जैसे था। अगर अंगूठा कट गया तो 60% डिसेबलमेंट में आएगा, क्योंकि अंगूठा नहीं रहेगा तो हम कुछ होल्ड करने लायक ही नहीं रहेंगे, कुछ पकड़ने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर 4 फिंगर कट गया तो थोड़ा कम है। ठीक है, या मान लीजिए एक उंगली कट गया तो 30% डिसेबलमेंट। इस तरीके से करके पूरा लिस्ट दिया हुआ है शेड्यूल 1 में, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी। ठीक है, आप जिस कैटेगरी में लायक करेंगे उस कैटेगरी में चाहे कोई भी रहे उसको उतना ही मिलना है, क्योंकि शेड्यूल 1 में ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते। तो ये एक्ट पास किया गया है, मतलब इसको आपको फॉलो करना ही करना होगा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर आती है तो। अब शेड्यूल 2 की बात करें तो लिस्ट ऑफ पर्सन। लिस्ट ऑफ पर्सन मतलब किस किस एम्प्लॉय को मिलेगा, किस किस सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय को मिलेगा। देखिए इस अभी सेमेस्टर ये फर्स्ट ईयर में बस ये एक आपको ब्रीफ बस दिखाया जा रहा है कि हाँ ऐसा करके कुछ टर्म है। बाकी आप इस पे कंप्लीट एक चैप्टर भी पढ़ेंगे आगे थर्ड सेम में, थर्ड नहीं आपका तो ईयर है ना, थर्ड ईयर में आप लोग का जब HRM है तो ये सब चीज आप और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप बस ब्रीफ जान लीजिए किस एक्ट में क्या दिया हुआ है, बस अब इतना ही जरूरत है आपको। ठीक है, शेड्यूल 2 में लिस्ट ऑफ पर्सन यानी किस किस कहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय को कवर किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है ऑक्यूपेशनल डिजीज। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिजीज में क्या हो गया, देखिए कुछ कुछ सर्टेन जॉब होता है या सर्टेन काम होता है जहां जाने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल दूं माइंस की, माइंस वगैरह में जो काम करते हैं तो अंडरग्राउंड काम होता है, तो वहां के वर्कर को क्या हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, सांस रिलेटेड कोई बीमारी हो सकता है, तो ये अगर होता है ऑक्यूपेशन में रहते रहते तो आपको वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग सर्टेन बेनिफिट लिस्टेड है, क्या होगा, किस गैस की वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ तो कितना मिलेगा। ठीक है, तो किसके रिएक्शन से आपको क्या हुआ तो उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। और शेड्यूल 4 में रेट मिला है कि कितना रेट मिलेगा आपको, कंपनसेशन का कितना मिलेगा। ठीक है, कितना इनकम है, इतने इनकम पे कितना परसेंटेज मिलेगा, ये सारा आपका लिस्टेड है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में आपको ध्यान रखना है कि यही सर्टेन, देखिए मेडिकल बेनिफिट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस लिखा हुआ है। तो किसी भी टाइप का ये सारा प्रॉब्लम अगर होता है उसमें आप जब इंश्योर्ड होते हैं तो आपका आ जाता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में। और अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि अगर आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कवर्ड हैं, ठीक है, अगर आप इसके अंदर कवर्ड हैं तो आप वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर कवर नहीं हो सकते, यानी 2 जगह से बेनिफिट आप नहीं उठा सकते। ठीक है, कोई एक जगह आपका बेनिफिट अगर मिल रहा है तो आपको एक ही जगह से मिलेगा। अगर वर्कमैन से मिल रहा है तो ESI के अंदर आप कवर्ड नहीं होंगे, अगर ESI से मिल रहा है तो आप वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर कवर्ड नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये सारा हो गया। इंश्योरेंस का मतलब ऑलरेडी आप जान रहे हैं, ये सारा रीड आउट कर लीजिएगा एक बार। हालांकि जितना आपको जानना है उससे ज्यादा मैंने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि आप लोग को फ्यूचर में पढ़ना है, इसीलिए थोड़ा बहुत रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सा बेनिफिट आ गया इंश्योरेंस में, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट। ठीक है, ये सारा बेनिफिट ESI के अंदर कवर्ड है। अब देखिए मैटरनिटी बेनिफिट ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या बेनिफिट होता है, ये इसका अलग से एक्ट पास किया गया था 1961 में। ठीक है,
or was enacted to provide uniform standard for maternity protection. It applied in a first instance to all factories. किसमें किस पे अप्लाई हो रहा है? सारे फैक्ट्रीज में, माइंस पे और प्लांटेशन पे, और अगेन वही सेम लाइन इस पे भी इम्प्लीकेबल है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट दोज टू विच द ESI एक्ट अप्लाइड, ठीक है, जिसपे ESI अप्लाइड होगा वही सारे में। अगर आप पहले से कहीं से बेनिफिट ले रहे हैं तो फिर से आप जैसे मैटरनिटी बेनिफिट आप ऊपर भी ले लिए इधर भी ले ली, तो वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 12 वीक से हो गया बढ़ करके 26 वीक, ठीक है। अब जैसे पहले कमेंसनिंग मदर सब ऐड नहीं थी, ठीक है, कमेंसनिंग मतलब जो सेरोगेसी के थ्रू अब जो प्रेग्नेंट हो रही है तो वो कमेंसनिंग मदर हो गई, एडॉप्टिंग मदर हो गई, ठीक है। तो उन लोगों को भी इवन लीव का यहाँ पे है, मैटरनिटी लीव के अंदर बेनिफिट ले सकती है, लेकिन उसका होगा 12 वीक का। ऑलराइट, ये सारी फैसिलिटी दी गई है। क्रेचेस फैसिलिटी ऑलरेडी हम लेबर वेलफेयर में पढ़ चुके हैं, 50 एम्प्लॉय वुमेन एम्प्लॉय है तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिर आ जाइए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट यानी EPF, PF की जो मैं बात कर रही थी, ठीक है। तो PF ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि लगभग 12% ऑफ बेसिक वेज प्लस DNS अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस, ये सब मिल करके आपको कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। क्या क्या कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर पे करता है? जो आपका जो बेसिक सैलरी है, ठीक है, 12% ऑफ बेसिक वेज प्लस DA क्या हुआ? महंगाई भत्ता जो आप सुनते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग DA बोलते हैं, DNS अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस, ये सब का आपका 12% आपकी जो एम्प्लॉयर है वो पे करती है। ऑलराइट, ये आपको जानना था PF में। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड स्कीम है, इसी के अंदर फैमिली पेंशन स्कीम आ गया, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम आ गया, ठीक है। मतलब डिपॉजिट लिंक मतलब जब फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर, ठीक है, उसमें जो असिस्टेंस आपको प्रोवाइड होता है वो हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट आपका ग्रेचुइटी है। ग्रेचुइटी में आपको ध्यान देना है कि अगर आप मतलब बेसिकली ये बेनिफिट एम्प्लॉयर इसीलिए देते हैं ताकि कोई एम्प्लॉय अगर एलिजिबल है, मेरिटियस है, ठीक है, तो उनको हमको रिटेन करना है। तो कैसे रिटेन करेंगे आप? तो आप बेसिकली कुछ बेनिफिट दे करके करते हैं कि अगर आप इतने साल काम किए, जनरली इसका एलिजिबिलिटी है 5 इयर्स तक, अगर आप कंटिन्यूस सर्विस देते हैं तो जो आपका लास्ट में अमाउंट जो जमा होता है वो आप कभी भी निकाल सकते हैं, या तो टर्मिनेशन के टाइम, या तो रिटायरमेंट के टाइम, या तो सुपर एन्वेशन एज, ठीक है। रिटायरमेंट क्या हुआ? सुपर एन्वेशन एज मतलब क्या हुआ? जैसे 60 इयर्स है, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए 60 इयर्स तक आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रोफेसर के लिए 60 इयर्स या 65 इयर्स तक है, तो 65 इयर्स जो हो गया उसको हम लोग कहते हैं सुपर एन्वेशन, ठीक है, कि सुपर एन्वेशन एज के बाद आप ये अमाउंट निकाल सकते हैं। ग्रेचुइटी इंटाइटलमेंट हो गया, ठीक है, वो इन सब के अंदर आया। फिर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस अगर मैं बात करूं तो जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, सारे एम्प्लॉयज को जो जब कवर कर लेते हैं एक ही इंश्योरेंस में, उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। फाइन, यहाँ तक था आपका सोशल सिक्योरिटी। जितना आपको जानना है उससे ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़ लेंगे, और जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उतना तो जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है।